ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। सर्वोदय का अर्थ है सबका भला, सबकी उन्नति। समाज में जो लोग पिछड़े हुए हैं, गरीब और दुर्बल हैं, उनका भी समाज में उतना ही स्थान होना चाहिए जितना दूसरे समर्थ लोगों का है। सर्वोदय में इच्छा ये रहती है कि पहले सबका उदय हो, उसी में मेरा भी उदय होगा। जब तक सबका उदय नहीं होता तब तक मैं अपना उदय नहीं चाहता। माँ यही कहती है कि जब तक मेरे सब बच्चों को पानी नहीं मिल जाता तब तक मैं पानी नहीं पीऊंगी। मान लीजिए उसके पास एक लोटा पानी है, वो तब तक स्वयं पानी नहीं पिएगी जब तक कि सारे बच्चों की प्यास नहीं बुझ जाती। पानी ना बचने पर भी वो आंतरिक सुख का अनुभव करती है। यही माता का मातृत्व है। इसका मतलब यही हुआ कि अपने बच्चों के साथ माता की ये सर्वोदय की भावना है। निस्संदेह उसकी भावना, उसका समाज, उसका सब अपने बच्चों तक ही सीमित है। इसीलिए उसकी सर्वोदय भावना भी उस परिभाषा में सीमित ही कही जाएगी। ये सर्वोदय शब्द नया नहीं है और न इसकी कल्पना ही नहीं है। सर्वोदय के बारे में हम अति प्राचीन काल से कहते और सोचते आ रहे हैं। सब सुखी हो, कोई भी दुखी ना हो, यह भावना सब धर्मों में है। लेकिन यद्यपि यह विचार हम लोगों के धर्मों में चलता है, फिर भी उस पर अमल नहीं हुआ है। आज दुनिया में जो कुछ दिख पड़ता है वो सब इसके विपरीत है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि यह विचार दुनिया में फैल नहीं सकता। वास्तव में दुनिया इस समय बहुत ही दुखी है और सबके उदय का रास्ता कोई बताए तो देखना चाहती है। लेकिन सभी एक ऐसे प्रवाह में खींचे जा रहे हैं जहां उन्हें यह रास्ता मिल नहीं पाता। लोग कहते हैं कि नवयुग आ गया है और अब बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन होना चाहिए। वे उत्पादन बढ़ाने की कोशिश करते हैं, फिर भी लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है। दुनिया के दूसरे देशों में भी आम जनता सुखी नहीं। अवश्य ही कुछ लोग मौज कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी सच्चा सुख नहीं मिल पाता। वे एक कृत्रिम जीवन जी रहे हैं। जो स्वयं शरीर श्रम नहीं करते उन्हें भूख भी नहीं लगती, खाना हजम नहीं होता, इसका उन्हें दुख है। चूंकि वे दूसरों को लूटकर श्रीमान बने हैं, इसलिए उनके तो हृदय को शांति नहीं मिलती और ना समाधान ही मिलता है। मैंने ऐसे कितने ही श्रीमान देखे हैं जो सुख ना मिलने के कारण रोते हैं। वे पूछते हैं कि सुख कैसे मिलेगा, इसका रास्ता बताइए। पेट में भूख नहीं, चित्त में समाधान नहीं। समाज में लोग उन्हें हीन भावना से नहीं देखते। उन्होंने दुनिया की कोई सेवा नहीं की, इसलिए दुनिया भी उन पर प्रेम नहीं करती। फिर भला जिन्हें स्वास्थ्य प्राप्त नहीं, प्रेम प्राप्त नहीं, शांति प्राप्त नहीं, उनको सुख क्या मिलेगा? अतः दुनिया में जो श्रीमान समझे जाते हैं वे भी सुखी नहीं, और जो गरीब मजदूर काम करते हैं उनको भी सुख नहीं, क्योंकि उनके जीवन की आवश्यकताएं पूर्ण नहीं होती। इस तरह सारी दुनिया आज दुख का अनुभव कर रही है। हमारे शास्त्रकारों ने हमें बार बार समझाया है कि मनुष्य देह अत्यंत दुर्लभ है, बहुत पुण्य से मिलती है। आखिर मनुष्य देह को भाग्य का और पुण्य का लक्षण क्यों समझते हैं? इसलिए कि दूसरे प्राणी स्वार्थी होते हैं, वे दूसरों की सेवा करना नहीं जानते। मनुष्य जन्म में सेवा हो सकती है। भूख लगने पर खाने की इच्छा जैसे हर प्राणी की होती है, वैसे ही मनुष्य की भी। लेकिन मनुष्य की खूबी यह है कि वो दूसरे को खिलाकर खुद भूखा रह सकता है। इण लहरिएरा 900 रुपया रोकड़ा था।
मारी जेठानी तो घर रामालक सा, मारी जेठानी तो घर रामालक सा।
ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। अब आप नीलम मलकानिया से समाचार सुनिए। देश में कोविड-19 संक्रमण से 24,67,758 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 63,173 लोग रोग मुक्त हुए हैं। रोग मुक्ति की दर अब 76.30% है। कोविड-19 संक्रमण का पता लगाने के लिए पिछले 24 घंटों में 8,23,992 जांचें की गईं। 3,75,00,000 से अधिक कोविड जांचें अभी तक की जा चुकी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 संक्रमण की गहन जांच बेहतर होती जा रही है। प्रति 10 लाख भारत में अब 26,685 जांचें हो रही हैं। भारत में कोविड मामलों की पुष्टि दर अब 8.6% है। कर्नाटक व्यक्तियों और सामान की आवाजाही पर से सारे प्रतिबंध हटाने वाला पहला राज्य बन गया है। राज्य में प्रवेश करने पर किसी भी तरह के ई-पास, परमिट या संगरोध की जरूरत नहीं होगी। हालांकि लोगों को अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए सामाजिक दूरी का पालन करना होगा और मास्क पहनने के साथ ही स्वच्छता के अन्य नियमों का भी ध्यान रखना होगा। पुलवामा आतंकी हमले मामले में एनआईए ने अपनी चार्जशीट में जैश-ए-मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर का नाम मुख्य षड्यंत्रकारी के रूप में लिखा है। अजहर के करीबी संबंधियों का भी इसमें नाम है। चार्जशीट या आरोप पत्र में हमले के लिए आतंकवादियों को 20 किलो आरडीएक्स उपलब्ध करवाने में भी पाकिस्तान की आईएसआई की भूमिका का उल्लेख किया गया है। ये समाचार हमें विदेश प्रसारण प्रभाग के वार्ता एकांश से प्राप्त हुए। भारत और वियतनाम के संयुक्त आयोग की 17वीं बैठक का ऑनलाइन माध्यम से आयोजन किया गया। व्यापार, अर्थव्यवस्था, वैज्ञानिक और तकनीकी मुद्दों पर चर्चा करने वाली इस बैठक का नेतृत्व भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और वियतनाम के उप प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री डॉक्टर फाम बिन मिन ने किया। देश में 5.88 लाख करोड़ रुपए मूल्य की 8,363 तेल और गैस परियोजनाएं फिर से शुरू हो गई हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार महामारी से बचाव से जुड़े सभी मानक नियमों का पालन करते हुए ही घरेलू पेट्रोलियम उद्योग में सभी आर्थिक गतिविधियां शुरू की गई हैं। इराक में क्षेत्रीय सरकार द्वारा केंद्रीय सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त न कर पाने की वजह से कुर्दिश क्षेत्र में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इराक की संसद में कुर्दिश सांसदों ने कुर्दिस्तान की क्षेत्रीय सरकार पर विरोध का आरोप लगाया है। अमेरिका में विस्कॉन्सिन के केनोशा क्षेत्र में एक अश्वेत व्यक्ति जैकब ब्लैक को उसके बच्चों के सामने पुलिस द्वारा गोली मारे जाने के बाद हिंसा भड़क गई है। बताया गया है कि श्री ब्लैक को पक्षाघात हो गया है। केनोशा में आपातकाल लागू कर दिया गया है। अमेरिका में पहले से ही ब्लैक लाइव्स मैटर नाम से विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अफ्रीका के क्षेत्रीय प्रमाणीकरण आयोग ने अफ्रीका को वाइल्ड पोलियो से मुक्त घोषित कर दिया है। ये रोग अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पाया जाता है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन अब समाप्त होता है। श्रीराम की बाल लीलाओं से आनंदित अयोध्या निवासी उन्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं। उन्हीं दिनों महामुनि विश्वामित्र अपने आश्रम में जप तप यज्ञ और योग करते थे
किंतु मारीच तथा सुबाहु जैसे राक्षस उनकी साधना में विघ्न डालते। मुनिवर के मन में ऐसा विचार आया कि इन पापी राक्षसों का संहार केवल भगवान के हाथों ही हो सकता है। अतः एक दिन वह राजा दशरथ की राजसभा में पहुंचे। कौशलपुर बासी नर नारी वृद्ध अरुबाल प्राण हुते प्रिय लागत सब कहूँ राम कृपाल। बंधु सखा संग ले ही बुलाए बन मृगया नित खेल जाए पावन मृग मारही जिया जानी दिन प्रति नृपहि देखा वही आनी। जे मृग राम बाण के मारे ते तनु तज सुरलोक सिधारे अनुज सखा संग भोजन करही मातु पिता आज्ञा अनुसरही जहि विधि सुखी होहि पुर लोगा करहि कृपा निधि सोई संजोगा वेद पुराण सुनहि मन लाए आपु कहि अनुजन समझाए। प्रात काल उठी के रघुनाथा मातु पिता गुरु नावहि माता आयस मागी करही पुर काजा देख चरित हर्षै मन राजा। व्यापक अकल अनीह अज निर्गुण नाम न रूप भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप। यह सब चरित कहा मैं गाई आगिल कथा सुनहु मन लाई विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जह जप जग जोग मुनि करही अति मारीच सुबाहु ही डरही देखत यज्ञ निशाचर धावही करही उपद्रव मुनि दुख पावही। गाधि तनय मन चिंता व्यापी हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी
तब मुनिवर मन कीन बिचारा, प्रभु अवतरऊ हरन मही भारा। एहू मिस देखो पद जाई, करी बिनती आनो दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखब भरी नैना। बहु विधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं बार। करी मज्जन सरऊ जल, गए भूप दरबार। मुनियागमन सुना जब राजा, मिलन गयौले विप्र समाजा। करी दंडवत मुनि सन मानी, निज आसन बैठार ध्यानी। चरण पखारी कीन्ही अति पूजा, मौसम आजो धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिबर हृदय हर्षि अति पावा। पुनि चरणनि मेले सुत चारी, राम देखी मुनि देह विसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, जन चकोर पूरन शशि लोभा। तब मन हर्षि बचन कहराऊ, मुनि अस कृपा न कीन्हु काऊ। केहि कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत न लावऊं बारा। असुर समूह सतावहि मोही, मैं जाचन आयऊं नृप तोही। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध में होब सनाथा। आइए सुनते हैं सामयिक वार्ता। विषय है भारत उज़्बेकिस्तान के संबंधों में हो रही उत्साहजनक वृद्धि। आलेख डॉक्टर अतहर जफर का है। वाचक हैं मनोज कुमार चौधरी। आर्थिक संबंधों तथा द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के एक उपाय के रूप में इस सप्ताह भारत तथा उज़्बेकिस्तान ने अपनी राष्ट्रीय समन्वय समितियों की पहली बैठक की। इन समितियों का उद्देश्य दोनों देशों के बीच की सहमति वाली साझा परियोजनाओं के क्रियान्वयन की जांच करना है।
इस बैठक की सह अध्यक्षता भारत के विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन तथा उज्बेकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और निवेश तथा विदेशी व्यापार मंत्री सरदोर उमुरजाकोव ने की। स्वास्थ्य तथा यात्रा संबंधी बाधाओं को ध्यान में रखते हुए इस बैठक का आयोजन ऑनलाइन फॉर्मेट में किया गया था। विदेश मंत्रालय के एक वक्तव्य के अनुसार दोनों पक्षों ने व्यापार तथा अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में द्विपक्षीय गतिविधियों की समीक्षा की। उन्होंने द्विपक्षीय निवेश समझौते, तरजीही व्यापार समझौता, कृषि उत्पादों के लिए एक दूसरे को बाजार की पहुंच देना, भारत की ऋण सीमा के अंतर्गत चिन्हित परियोजनाओं के क्रियान्वयन, भारत के गुजरात राज्य तथा उज्बेकिस्तान के ताशकंद क्षेत्र के बीच के सहयोग तथा ताशकंद में भारत उज्बेकिस्तान उद्यमशीलता विकास केंद्र पर हुई बातचीत का जायजा भी लिया। उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं में हुई प्रगति पर संतुष्टि जताई तथा आशा जताई कि परियोजनाओं की शीघ्र समाप्ति द्विपक्षीय व्यापार को और बढ़ाएगी। भारत के पड़ोस में मध्य एशिया तथा इसकी भौगोलिक स्थिति और जनसांख्यिकी के कारण इस क्षेत्र में उज्बेकिस्तान एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 32 मिलियन लोगों के साथ इस क्षेत्र में कुल आबादी के लगभग आधे लोग यहाँ रहते हैं। भारत तथा उज्बेकिस्तान के संबंधों का एक लंबा इतिहास है तथा विभिन्न क्षेत्रों में ये सांस्कृतिक विशेषताओं को साझा करते हैं। दोनों देश रणनीतिक साझेदार हैं तथा हाल के वर्षों में इनके संबंधों में उत्साहजनक वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 तथा 2016 में उज्बेकिस्तान की यात्रा की, जबकि अक्टूबर 2018 तथा जनवरी 2019 में राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव ने भारत का दौरा किया। जनवरी 2019 में उज्बेकिस्तान में भारत मध्य एशिया के विदेश मंत्रियों के पहले ऐतिहासिक संवाद का आयोजन भी किया गया था। इस संवाद में अफगानिस्तान ने भी भागीदारी की थी। हाल में भारत तथा उज्बेकिस्तान के बीच रक्षा सहयोग में वृद्धि देखने को मिल रही है। नवंबर 2019 में दोनों देशों ने जवाबी कार्रवाई अभियानों पर फोकस करते हुए अपने पहले साझा क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास दसलिक 2019 का आयोजन किया था। इसका उद्घाटन भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था। इस सिलसिले में ये उज्बेकिस्तान का उनका पहला दौरा तो था ही, इसके अलावा किसी भारतीय रक्षा मंत्री की आधे दशक में हुई ये पहली यात्रा भी थी। सैन्य शिक्षा तथा सैन्य औषधि के क्षेत्र में द्विपक्षीय दस्तावेजों पर भी हस्ताक्षर किए गए। भारत तथा उज्बेकिस्तान दोनों शंघाई सहयोग संगठन SCO के सदस्य हैं तथा ताशकंद SCO के क्षेत्रीय आतंकरोधी ढांचे RATS का मुख्यालय है। द्विपक्षीय स्तर पर सौहार्दपूर्ण राजनीतिक संबंध तथा बढ़ते सुरक्षा सहयोग को आर्थिक संबंध के साथ मिलाना होगा। क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष भूमि की पहुंच के अभाव के कारण व्यापार में बाधा उत्पन्न हुई है। भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था है तथा इसे सुरक्षित ऊर्जा स्रोतों की आपूर्ति की आवश्यकता है। ध्यातव्य है कि सुरक्षित ऊर्जा स्रोत मध्य एशिया, विशेषकर उज्बेकिस्तान में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। दूसरी तरफ ताशकंद भारत को संभावित निवेशक तथा व्यापार और प्रौद्योगिकी में एक साझेदार के रूप में देखता है। दोनों देश बैंकिंग, IT, ऑटोमोबाइल, धातु उद्योग, औषधि तथा रसायन क्षेत्र में सहयोग को बढ़ा सकते हैं। हालांकि हाल के वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि हो रही है, जबकि कोविड-19 ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक परिदृश्य को बुरी तरह से प्रभावित किया है। भारत तथा उज्बेकिस्तान अपने अपने देशों में महामारी से उपजी स्थिति को नियंत्रित करने में बड़े स्तर पर सफल रहे हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत ने उज्बेकिस्तान को चिकित्सा संबंधी आपूर्तियों के अंतर्गत मानवीय सहायता भी दी है। बढ़ते संबंध दोनों देशों को ज्वलंत मुद्दों के समाधान तलाशने में सहयोग के अवसर प्रदान करते हैं, जिसमें अफगानिस्तान की अस्थिरता तथा दक्षिण एशिया और मध्य एशिया के बीच प्रत्यक्ष संपर्क के मुद्दे शामिल हैं। उज्बेकिस्तान अफगानिस्तान में शांति लाने में एक सक्रिय हितधारक बन चुका है। ये मज़ार शरीफ से हेरात तक एक रेलवे लाइन का निर्माण कर रहा है। ये लाइन अफगानिस्तान के माध्यम से दक्षिण एशिया, मध्य एशिया के व्यापार को संभव बनाएगी। भारत अशगाबत परिवहन गलियारे से जुड़ चुका है तथा ये ईरान के चाबहार बंदरगाह में निवेश कर रहा है।
चाबहार बंदरगाह के संचालन तथा अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे के पूर्ण क्रियान्वयन के साथ भारत तथा आर्थिक संबंध का बढ़ना तय है। कनेक्टिविटी पर भारत तथा उज्बेकिस्तान के साझा प्रयास परस्पर व्यापारिक कारोबार पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा esth.radiomail@gmail.com पर। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।